बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आज हफ्ते का पहला दिन भी है, इस उम्मीद के साथ कि पूरा हफ्ता आपका अच्छा गुजरे। पॉजिटिव सोचें, अच्छी उम्मीद के साथ इसका आगाज़ करें तो इख्तिताम भी अच्छा होगा। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। अलविदा मोहसिन पाकिस्तान, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत होने का एजाज़ बख्शने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हम में नहीं रहे। एक दिन पढ़ाई एक दिन रेस्ट की मौजें ख़त्म। कराची शहर में तमाम स्कूल 100% हाजिरी के साथ खोल दिए गए। सब्जी मंडी में बढ़ती वारदातें, बिजली पानी गैस की बंदिश और खस्ता हाल सड़कें। ताजिर बरादरी ने मंडी बंद और सप्लाई मुअत्तल करने का इंदिया दे दिया। PIA का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। हादसा परिंदे के टकराने की वजह से पेश आया। कराची समेत मुल्क भर में महंगाई आसमान को छूने लगी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह 12.94% तक पहुंच गई। जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में हम ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे मोहसिन पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में अहम किरदार अदा करने वाले साइंसदान, एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हम में नहीं रहे। आज हमारी कोशिश होगी कि हम जो उनकी खिदमात थी पाकिस्तान के लिए और जो उनकी कोशिशें थी और जो उन्होंने पाकिस्तान को नाम दिया, उस हवाले से उनको ट्रिब्यूट पेश करें। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ज़िंदगी के हवाले से अगर बात की जाए तो आप 1936 में भोपाल इंडिया में पैदा हुए। आपने 1960s में कराची यूनिवर्सिटी से साइंस की डिग्री ली, फिर जर्मनी चले गए। आला तालीम हासिल करने के बाद 1976 में वो कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दावत पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और यहाँ पर इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में शमूलियत इख्तियार की, जिसका नाम बाद में जनरल ज़ियाउल हक ने तब्दील करके AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ रखा। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को 1996 और 1999 में निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। 1989 में इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अशरफ खान साहब, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। उन्हें वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक। सर, मोहसिन पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान और पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बनाने में उनका बहुत अहम किरदार है और पाकिस्तान को एटमी ताकत उन्होंने बनाया। क्या कहेंगे उनकी शख्सियत के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से? जी, एक दौर था जिसे हम मोहसिन पाकिस्तान भी कहते थे और पाकिस्तान को एटमी ताकत, एटमी कुव्वत जिसे कहते हैं कि पूरी दुनिया के सामने मनवाया गया। और उसके साथ पाकिस्तान जो है, यानी कि इस वक्त जो पूरी एशियन कंट्री में अगर देखें तो न्यूक्लियर पावर, यानी अपना बिजली भी बनाते हैं न्यूक्लियर पावर से जी। तो एटॉमिक एनर्जी के साथ साथ हमने जो फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया कि आपके जो उससे जो आप ये समझ रही थी पूरी दुनिया कि ये न्यूक्लियर वेपन ही बना सकते हैं, तो हमने उससे बिजली भी बनाई। तो ये हमारे एक मोहसिन पाकिस्तान जो पूरी दुनिया इनको मानती है कि वो आए थे, पहले बाहर थे, फिर पाकिस्तान के लिए आए 1971 जैसे रिपोर्ट देखी और आके फिर एटॉमिक एनर्जी के ऊपर काम किया और उसके ऊपर साथ साथ जो उसके दीगर जो सेक्टर थे उसको भी फोकस किया। उन सब में जैसे कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, पूरी दुनिया मानती है और एक हम सर उठा के खड़े हो सकते हैं पूरी दुनिया के सामने, तो उसके जो सिरा जाता है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर। अच्छा, वो एक साइंसदान तो थे ही, लेकिन अगर उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर हम नज़र डालें तो बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारते थे और उनके किरदार के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी देखें कि जैसे पूरी दुनिया में हम देखें, जैसे आपने नाम सुना अमेरिका में जैसे नासा है इंस्टीट्यूट, वो वहाँ के जो साइंसदान होते हैं उनको इतनी सहूलत गवर्नमेंट देती है कि उनका सब कुछ तायात, यानी कि तमाम सिक्योरिटी से लेके तमाम उनके मतलब कोई मसला ना हो।
क्योंकि साइंसदान का जो दिमाग होता है उसी पे सब कुछ चल रहा होता है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे भी जैसे रिपोर्ट में देखा, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने, हुकूमती इदारों ने उनकी बहुत सपोर्ट किया और वो आगे बढ़े। तो उसके साथ साथ जब पूरा पाकिस्तान भी उनके लिए दुआगो था जब वो बीमार थे, और अब जो है मोहसिन पाकिस्तान हम में नहीं रहे, लेकिन एक दौर है जो ज़िंदगी भर अब सबको याद रहेगा, क्योंकि वही कौमें ज़िंदा रहती हैं जो अपने माजी को याद रखती हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमें जो एटमी कुव्वत बना है वो बेशक अब डॉक्टर अब्दुल कदीर हैं, उनकी काविशें थी, उसके साथ साथ हमने न्यूक्लियर पावर में आगे बढ़ाया और हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपने कराची में देखा कि कैनप 1 था जो बिजली बनती थी, 100 मेगावाट बिजली आती है न्यूक्लियर एनर्जी से, उसके बाद मजीद अब चाइना के साथ बन रहा है। तो ये सारी वो काविशें थी क्योंकि पाकिस्तान उसमें आगे बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ देखें कि इनकी जो ज़िंदगी थी बिल्कुल सादा थी, और आप ड्रेसिंग भी देखें, कोई इनकी प्रोटोकॉल नहीं था। और बड़े इबादत गुजार जो उनके साथी हैं वो यही बताते हैं कि बड़े इबादत गुजार आदमी थे और बड़े उनकी शख्सियत बहुत अच्छी शख्सियत के हामिल थे। अच्छा, उन्होंने पहले साइंस में डिग्री हासिल की कराची यूनिवर्सिटी से, फिर आला तालीम के लिए जर्मनी चले गए, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पर वो आए पाकिस्तान वापस, और फिर उन्होंने जो है वो रिसर्च, इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज। अब देखें कि हमारे जो तलबा हैं, पहले इस तरफ हमारा कोई भी नहीं जाता, जब वो आके उन्होंने इंस्टीट्यूट वगैरह को आगे बढ़ाया, क्योंकि पूरी दुनिया में हर सेक्टर में हर कोई आगे बढ़ रहा था, पाकिस्तान उस वक्त बहुत पीछे था। तो उन्होंने आके जो इंस्टीट्यूट बनाए, जैसे कराची यूनिवर्सिटी में भी आप जाएं तो एटॉमिक एनर्जी से लेकर पूरा, मतलब कि पूरे पाकिस्तान में एटॉमिक एनर्जी के ऊपर काम होता है हर सूबे में। तो इनकी काविशें थी क्योंकि ताकि हम पीछे ना रहें, कि ये बाप जो है यहाँ पे ख़त्म ना हो जाए। तो उन्होंने ऐसा पौधा लगाया है कि वो पौधा बड़ा हो के वो और शाखें बन रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। तो हमारे अगर देखें माशाल्लाह से इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो कि नासा में भी काम करें, हमारे लिए फ़ख्र है। वजह यही है कि इन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया, वहाँ से लोगों ने पढ़ा, और पाकिस्तानी हैं, आप हैरान होंगी इस वक्त कि वो वहाँ पे टॉप रिसर्चर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि सब इनकी बदौलत है। क्योंकि अगर रिसर्च करें हम, गूगल बहुत ईजी है, आप जाएँ। एक जैसे हमने एक रिपोर्ट भी बनाई थी बहुत पहले, तो उसमें एक ज़िया रहमान है पाकिस्तानी जी, तो कराची की शहरी हैं, यहाँ से पढ़ा उन्होंने, इस वक्त नासा में काम कर रहे हो। आपने देखा होगा अभी जो चांद पे पहला जो अभी कदम जो जाके उसका वो किया था, तो उसके ऊपर सारी जो चीज़ें रिसर्च वो पाकिस्तानी उस पर टॉप हायरार्की में काम करें। ये बदौलत है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो इन्होंने सबको साइंस की तरफ जो है आगे टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ाया है। बिल्कुल, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। आज आपको बताते चलें कराची समेत सिंध भर के तमाम तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। वो बच्चे जो बड़ा खुश होते थे पहले कि एक दिन छुट्टी एक दिन जाना, तो अब रोज़ाना जाना पड़ेगा 100% हाज़िरी के साथ, और ये नोटिफिकेशन महकमा तालीम सिंध ने जारी कर दिया है। आज से ये लागू होगा, और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 12 साल से बड़े तालिब इल्म जो भी हैं उनको कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दी गई है उन लोगों के लिए। इसी हवाले से हमें अपडेट करेंगी रबिया खान, हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। आज पहला दिन है बच्चों का। जी रबिया खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी पहला दिन है आज बच्चों का स्कूल में। जी बताइए रबिया। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज पहला दिन है। 100% हाजिरी के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि अब क्योंकि केसेस जो है वो कोरोना के कम होना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद जो है वो 100% हाजिरी के बाद जो है वो यहाँ पर अब बच्चों को अलाउ कर दिया गया है स्कूलों में। इससे कबल हमने देखा कि 50% हाजिरी का ऐलान किया गया था हुकूमत की जानिब से कि 50% हाजिरी के साथ स्कूलों में जो है वो बच्चे आ सकते हैं, लेकिन अब उसे 100% कर दिया गया है, और आज से जो है वो उसका इम्प्लीमेंट हो गया है। और आज जो बच्चे थे वो 100% हाजिरी के साथ स्कूलों में ना सिर्फ मौजूद थे, ना सिर्फ क्लासरूम में 100% हाजिरी का जो है वो ऐलान किया गया, इसके अलावा जो स्कूलों में असेंबली का बंद करवाई गई थी कि असेंबली में क्योंकि बच्चे खासे करीब होते हैं, तो इस वजह से डिस्टेंस के बायस जो है वो असेंबली पे पाबंदी लगाई गई थी। तो असेंबली भी जो है वो आज तमाम। अच्छा रबिया, ये बताइएगा कि अब 100% हाजिरी के साथ स्कूल जो खोल दिए गए हैं, तो किस तरह से स्कूलों में बिठाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, SOPs किस तरह से अमल दरामद किया जा रहा है? अगर 100% हाजिरी है तो किस तरह बच्चे एक ही क्लासरूम में बैठ रहे हैं?
जी बिल्कुल, एक ही क्लासरूम में क्लासरूम जो है वो काफ़ी, क्योंकि कुछ स्कूलों के क्लासरूम्स तो खासे बड़े हैं, तो उनमें डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है कि कुछ फासले पे जो है वो बच्चों को बिठाया जा रहा है। और इसके अलावा जो है वो मास्क लगाने पर पाबंदी जो थी वो भी अभी बरकरार है, सैनिटाइज करने हाथ वो भी पाबंदी बरकरार है। और जो है वो इसके अलावा लंच टाइम में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखने का कहा गया है बच्चों को। सोशल डिस्टेंसिंग रखने, मास्क लगाने, हाथ सैनिटाइज करने, ये पाबंदियाँ जो कोरोना SOPs थी ये अभी भी कायम है। बस जो है वो तमाम बच्चों को एक साथ स्कूल आने की इजाज़त दी गई है। उसके अलावा जो कोरोना की SOPs हैं वो अभी बच्चों को फॉलो करनी पड़ेगी। जी अच्छा रबिया, ये भी बताइए बच्चों के क्या तासुरात थे, बच्चे खुश हैं, नाराज़ हैं, और माँ बाप, स्पेशली माँ बाप तो आज खुश होंगे क्योंकि बड़े अरसे से परेशान थे, एक दिन छुट्टी 2 दिन जाना, फिर 2 दिन छुट्टी 1 दिन जाना, तो माँ बाप के क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, पेरेंट्स जो है वो खासे खुश हैं क्योंकि रूटीन जो है वो सबकी डिस्टर्ब हो गई थी कि कभी बच्चे को स्कूल जाना है और किसी दिन नहीं जाना, तो शेड्यूल काफ़ी डिस्टर्ब था। तो पेरेंट्स इस हवाले से खुश हैं कि जो है वो अब रेगुलर स्कूल जाना है तो वो अपना जो शेड्यूल है वो इस हिसाब से सेट कर सकते हैं। बच्चे थोड़े, क्योंकि जो है वो स्कूल कभी आना और फिर एक लंबे अरसे के लिए स्कूल का बंद हो जाना, तो उसके बाद जो है वो काफ़ी सुस्त हो गए थे, देर से उठना और जो है वो रूटीन बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो इस हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल लगा आज बच्चों को, और अब ज्यादा मुश्किल इसलिए लग रहा है कि अब रोज आना, सुबह सवेरे उठ के स्कूल आना होगा जैसे कि कोरोना से पहले आना होता था। तो बच्चे जो है वो थोड़े उदास हैं कि उनको जो है वो सोने का टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा। जी ठीक है रबिया, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रही थी रबिया खान हमें कराची से। जी स्कूल्स खोल दिए गए हैं, कुछ बच्चे उदास हैं, कुछ बच्चे खुश हैं, क्योंकि एक हमने देखा लंबे अरसे तक बच्चों का रूटीन बड़ा ही डिस्टर्ब चल रहा था, कभी जाना फिर ऑनलाइन क्लासें, तो अब वो प्रॉपर रूटीन में, जाहिर है अब आज से खोल दिए हैं तो प्रॉपर रूटीन में आ जाएंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? लेकिन एक सवाल थोड़ा सा मुझे जो बॉदर कर रहा है वो ये कि 100% हाजिरी के साथ अगर स्कूल खोले गए हैं तो क्लासरूम्स में किस तरह से बिठाया जाएगा? जी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो इन्होंने फैसले किए NCOC ने, तो जो स्टेप बहुत अच्छे लिए गए और सिंध हुकूमत ने भी बहुत अच्छे स्टेप लिए थे, लेकिन इस वक्त फिर वही सवाल है कि बच्चों को जो आपने 100% कैपेसिटी पे बुला लिया है और कहा है कि 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को वैक्सीनेट कराना होगा, तो ये आपको पहले प्रोसेस यानी वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, क्योंकि 1 महीने बाद यानी 2 डोज लगती हैं, हाँ। तो 30 डेज़ का था, तो आप 1 महीने पहले ये करते कि वो जो बच्चे आ रहे थे तो आप पहले से इंजेक्शन लगवा के वैक्सीनेट करके उनको बुलाते। अब इन्होंने 100% भी कर दिया और साथ में इन्होंने लगा दिया कि अब 12 साल, पहले 18 साल याद होगा आपने, 17 साल और 12 साल भी अभी हुआ है, अब 12 साल का इन्होंने कर दिया। तो अब 12 साल पे अब 7 इतने सारे मजमे बच्चे आएंगे अभी, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, हमें SOP पे भी अमल दरामद करना है। और जो जैसे कि आपने पूछा था सोशल डिस्टेंसिंग का, तो उसको भी देखें हम, तो मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना, देखें बड़े तो समझते हैं जी, बच्चे जो हैं वो इतनी देर तक नहीं रह सकते, क्योंकि क्लास में आपकी लगातार जो है, हमने जैसे पढ़ा हुआ है तो आप क्लास के अंदर बैठे हुए होते हैं, तो लगातार आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें ब्रेक आ रही होती है, तो मास्क इतनी देर नहीं लगा सकते हैं बच्चे, घबराहट हो जाए। छोटे बच्चे होते हैं, हम 12 साल से छोटे बच्चे कैसे होंगे? अब मसला ये है कि इस वक्त जो फैसला किया है, अब इन्होंने पहले वही क्वेश्चन मार्क वही बनता है कि आपने अगर ये करना था तो उससे पहले आप एक स्टेप पीछे जाते और पहले से ही आप 1 महीने का जब ड्यूरेशन होता है ना, कोई 2 डोज लग रही है अभी कोरोना वैक्सीन की, यानी वैक्सीनेशन अगर पहले हो जाती तो फिर ज्यादा अप्रोप्रिएट होता। अब आप ये देखिए 100% पूरे, पहले 50% थे बच्चे आ रहे थे सोशल डिस्टेंस, यानी कि जैसे मेरे बच्चे जा रहे थे तो एक A सेक्शन था, एक B सेक्शन था। A सेक्शन को जो है पीर बुध जुमा बुला रहे थे, दूसरे को मंगल बुध और ऐसे करके, यानी कि ऑल्टरनेट डेज पे, तो उस पर ये हो रहा था कि हाफ बच्चे जो एक ग्रुप में आ रहे थे, हाफ बच्चे एक ग्रुप में आ रहे थे। अब सब बच्चे एक साथ आएंगे तो रश हो जाएगा। स्कूल में आपने देखा है वैन का मसला है, एक साथ वैन में कैसे भर के लेके जाते हैं, फिर वो स्कूल के अंदर, क्योंकि बच्चे सोशल डिस्टेंस मैं नहीं समझता कि वो कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो आपने किया है वो जो वैक्सीनेशन है, अब वो जो बच्चे हैं, क्योंकि आपने इजी सवाल तो कर दिया कि हाँ भाई सबकी वैक्सीनेट करें, देखें बच्चे वालिदैन के साथ ही जाके वैक्सीनेट। अच्छा 12 साल से बड़े उम्र के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है, लेकिन माँ बाप बड़े रिलक्टेंट हैं, क्योंकि माँ बाप नहीं चाह रहे कि उनके जो बच्चे जो छोटे हैं उनको वैक्सीन लगे। तो अगर ये वैक्सीनेशन नहीं लगती तो क्या वो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते? अब यही एक सवाल है, क्योंकि लाजमी करार दिया है तो किस तरह से होगा है कि उसके बाद जैसे नादरा से अपडेट होगा बे फॉर्म पे उनका लेके, जो हमें भी बताया गया है कि आपका बे फॉर्म लिया है, अब उसके बाद जो है बच्चे का जो है वो डाटा एंट्री करके उसका अपडेट हो जाएगा और उसके पास उसका कोरोना
वैक्सीन के जो सर्टिफिकेट होगा वो मिलेगा, वो स्कूल में दिखा के फिर वो, जैसे हमारा है कि वालिदैन का जो कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट वो स्कूल में जमा कराए, ठीक है। अब उस वक्त भी मैंने यही सवाल उठाया था कि भाई वालिदैन को लगा हुआ लेकिन बच्चे को तो नहीं लगा हुआ ना। वालिदैन थोड़ी आ रहे हैं पढ़ने, बच्चे जा रहे हैं, तो बच्चों के लिए जो वहाँ पढ़ाने वाले हैं उनकी वैक्सीनेशन उनको हमें दिखानी चाहिए। जो टीचर्स हैं या जो पूरा स्टाफ है उनका वो कोरोना वैक्सीन हुआ ही नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे। तो अब ये जो इनके स्टेप्स हैं ना, वो स्टेप थोड़े से, क्योंकि इनको मशवरा देने वाले माशाल्लाह से बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि फैसले कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट दे देते हैं। इस वक्त फिर स्कूल को आपने 2 फैसले एक साथ किए हैं, 100%, 50%, 100% आपने कैपेसिटी कर दी हाजिरी, और साथ ही कोरोना वैक्सीन का करा दिया। तो आप तो जो स्टेप कर रहे हैं, तो स्टेप को थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेते, कोरोना वैक्सीन पहले कराते, क्योंकि फिर वही है कि डोज जो 1 महीने बाद लगती है, जैसे आज मैंने डोज लगवाई है, उसके गैप के बाद 1 महीने के बाद दूसरी डोज लगेगी। अब बच्चे हैं, अब आप देखें सेक्शंस, एक स्कूल में कितने बच्चे होते हैं। अब जैसे क्लास 1 की बात करें तो 3 सेक्शन है और एक क्लास में 30 बच्चे हैं, तो ये तो 90 बच्चे हो गए। अब वो 100% बच्चे आ रहे हैं, तो अब आप क्लास 1 से लेके क्लास 10, अब एग्जाम्पल लेते हैं कि हम 12 साल, तो 12 साल मेरे हिसाब से 6 क्लास 6 से ऊपर के बच्चे हो गए। जी। अब क्लास 6 से ऊपर लेके जाएं तो आप कितने बच्चे होंगे। और जो छोटे बच्चे हैं, तो चलें आपने 12 साल तक की तो वैक्सीनेट कर दिया, लेकिन उससे नीचे जो आ रहे हैं वो तो ओपन है ना, उनके लिए डेंजर वही है। आप उनको तो पूरा 100% बुला रहे हैं। सही। अच्छा, बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चे भी उनका रूटीन बिल्कुल अपसेट था, और उसके बाद अब वो उनमें वो आपके भी बच्चे होंगे, तो वो स्कूल जाना आज से क्या उनका तासुरात है, क्या रद्द अमल है 100% हाजिरी के बाद? देखें तो अभी तो खुश हैं, कह रहे हैं भाई पहले स्कूल जाना, क्योंकि बच्चे जो पढ़ाई वाले होते हैं वो तो खुश होते हैं, ये सब है। मगर जो इतनी लंबा गैप आया है उसको फिल करने में थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि आपने देखा है कि मार्च 2020 से ये सूरत हाल थी, पूरा लॉकडाउन हो गया था, सब कुछ बंद, बच्चे घर में, बाहर कहीं नहीं जा रहे थे। अब ऑनलाइन क्लासेस आदत नहीं है, अब वो बच्चे वो ज़बरदस्ती उसको उठा के आप उसके सामने ऑनलाइन बैठा रहे हैं, वो बच्चा भी वो ना नाश्ता किया हुआ है ना कुछ है, मतलब एक रूटीन आउट हो जाती है। अब वो क्लासेस कभी चल रही हैं, कभी नेट का इशू होता था, तो बच्चा बैठा हुआ है, अब वो थोड़ी देर बैठा हुआ है, नेट नहीं चल रहा है, तो परेशान होता था कि मम्मा आवाज़ नहीं आ रही है, या बाबा आवाज़ नहीं है, ऐसे ये जो अब जो है क्लासेस नॉर्मल तो हो रही हैं, मगर उसके साथ जो बच्चों का जो फोकस है पढ़ाई का, वो थोड़ा सा आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अभी बच्चों का फोकस थोड़ा सा हटा हुआ है, क्योंकि बच्चे बड़े सुस्त हो गए। क्योंकि जब आप स्कूल जाते थे तो रूटीन में आपको उठना, डेली एक्टिविटीज़, आपको जाना फिजिकली, तो वो बात अलग होती थी। तो मेरे ख्याल है बच्चों को रूटीन पे आते आते थोड़ा टाइम लगेगा, माँ बाप को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप क्या कह रहे हैं अपने बच्चों के लिए मेहनत? आज कैसा दिन था, और आपका क्या वो है इस हवाले से? आज तो सुबह ही उठ के दोनों को तैयार कराया, फिर बोला क्या, क्योंकि उनके गैप से चल रहा था, तो जैसे आज छुट्टी होती थी, क्योंकि वो ट्यूसडे क्लास होती थी, तो पहला दिन यानी संडे के बाद उनको 2 दिन मिलता था, तो आराम से सो रहे होते थे। जब सुबह उठाया तो मेरी बेटी ने कहा कि ना बाबा सोने दें। मैंने कहा बेटा स्कूल जाना है, तो कहते नहीं आज ऑफ है, मतलब उसको भी पता है कि ऑफ है। मैंने कहा नहीं, अब ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो गई हैं, और जो हफ्ते में 1 दिन का जो ऑफ था वो भी ख़त्म, रोज़ जाना है। तो बस वो थोड़ी सी नाराज़ हुई, फिर खैर उड़ गई, उड़ के फिर तैयार हुई, स्कूल छोड़ा। तो वो जब स्कूल गया था मैंने तो रश देखा था, फिर क्योंकि जब तक वो अंदर, क्योंकि स्कूल में हमारे ये है कि बच्चों को अंदर आप बाहर जाके उनको गेट के पास छोड़ देंगे और फिर वो लाइन अगर उनका चेक करते हैं, यानी थर्मल के बुखार है नहीं है। अब ये भी है कि ये हमारा भी काम है, अब वो जाके देख रहे, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं आप देखें लाखों की तादाद में हैं कराची में जो बच्चे जाके पढ़ने जा रहे हैं, तो अब वो जाके चेक करनी कि बुखार है नहीं, क्योंकि किसी को अगर बुखार है और वालिदैन भेज रहे हैं तो उनका पहला काम ये है कि उसको नहीं भेजें, तो बाकी दूसरे बच्चे जो हैं वो भी क्योंकि वायरल भी होता है। हाँ, ये आजकल वायरल भी चला हुआ है, और जो भी बच्चे जो खांसी है या मौसमी बुखार, तो वो माँ बाप बड़े एहतियात करें, बच्चों को ना भेजें ताकि कोई दूसरा बच्चा उससे इन्फेक्शन उसको ना हो सके। चलेंगे अपनी अगली ख़बर की जानिब। आपको बताएं कि बहुत सारे कराची के मसाइल हैं, और एक मसला ये भी है कि अब ताजिर बरादरी जो है, सब्ज़ी मंडी में जो ताजिर हैं वो लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पहले ही इतने मसाइल थे, बिजली, पानी, गैस और जो सड़कों की खस्ता हालत है, उसके अलावा अब सब्ज़ी मंडी में वारदातें भी बढ़ रही हैं, डकैतियाँ भी बढ़ रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं जहरा रज़ा और अब बात करेंगे सब्जी मंडी में बढ़ती वारदातों के हवाले से। पहले ही बिजली, पानी और गैस के मसाइल वहां पर मौजूद हैं। कई सालों से वहां की सड़कें नहीं बनी, उनकी मुरम्मत नहीं हुई, सड़कों की खस्ता हालत है। और अब ताजिर बरादरी सब्जी मंडी की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर ये वारदातें भी ना रुकी तो हम जो है वो सप्लाई मअतल कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सब्ज़ी मंडी ताजिर बरादरी बंद करती है तो आवाम को इससे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पहले ही मार्केट में चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं और जब शॉर्टेज हो जाएगी तो उसकी मज़ीद कीमतें बढ़ने का जो है वो खदशा है। अशरफ खान साहब से बात करेंगे। जी सर, कहा जा रहा है ताजिर बरादरी ने तो इंदिया दे दिया है कि सप्लाई मअतल कर देंगे। अगर सप्लाई मअतल होती है तो क्या उनके जो मसाइल हैं वो हल हो सकेंगे या आवाम मज़ीद परेशानी में चली जाएगी? कोई भी एहतजाज होता है या कोई बंदिश होती है तो एट दी एंड आवाम पे ही असर पड़ता है। अगर आप देखें, अभी सब्जी मंडी में एक एग्जांपल लेते हैं, 50 रुपए किलो अगर टमाटर मिलता है तो ट्रांसपोर्ट लगा के शहर में 100 रुपए 110 रुपए बिक रहा होता है। तो इतने सारे लोग की आमदनी है, आवाम पे बोझ आता है तो कोई नहीं सोचता है आवाम का। अब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये आज का मसला नहीं है। यानी कि अगर सड़कों की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं या गैस की बात कर रहे हैं, उसके बाद सड़कों की बात कर रहे हैं, तो ये बुनियादी चीज़ें किसने देनी है? सब्जी मंडी में एक मार्केट कमेटी है जो कि क्या होती है कि जो सब्जी आ रही होती है, फसल जब लगती है, वहाँ से 8 पैसे फी मन जो है वो पैसे ले रहे होते हैं। किससे? जो ग्रोअर होता है। यानी 80 किलो पे ले लें कि आप 4 और 4 8 पैसे जो है वो ले रहे होते हैं। अब जो ये सालाना जो है कितनी अमाउंट जमा होती है 8 पैसे से? अब उससे जो है मार्केट की जो सूरत-ए-हाल को बेहतर करने के लिए सारा निज़ाम वो बनाया गया है कि मार्केट एक कमेटी है जो कि वहाँ सड़कों के लिए हुकूमत से बात करें, सड़क बनाएगी, सफाई का ख्याल रखेगी, क्योंकि जो फ्रूट होते हैं, बहुत सारे सब्ज़ी और फल जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे टमाटर जल्दी ख़राब हो जाता है, हरी सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं, तो उसको जो है सफाई करने के लिए रोज़ का काम होता है। मतलब आप हैरान होंगी, रोज़ का मतलब हज़ारों टन मतलब जो आता है तो ख़राब भी होता है उसमें। अब उसके बाद जो है उसकी सफाई के लिए पूरा निज़ाम होना चाहिए। अगर आप सब्ज़ी मंडी जाएं, आप यकीन करें, क्योंकि हमारे यहाँ लेडीज़ अगर वहाँ जाए ना तो सब्ज़ी वो ख़रीदेंगी नहीं, क्योंकि जिस हालत में, क्योंकि पानी चाहिए सफाई करने, क्योंकि आप देखें फ्रेश जो सब्ज़ी होती है उसमें पानी का छिड़काव भी होता है। फिर टमाटर सफाई को कुछ नहीं, वहाँ पे जाके देखेंगे कोई सफाई का निज़ाम नहीं। सही। सर, हज़रत नबी जो कि चेयरमैन हैं ताजिर एसोसिएशन सब्जी मंडी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये बताइए कि ये जो आप लोगों का एहतजाज जारी है और आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि सप्लाई मअतल कर दी जाएगी और सब्जी मंडी बंद करने का भी इंदिया दे दिया गया है, तो आप नहीं समझते कि इससे तो आवाम और इसमें पिसेगी? पहले ही आवाम बड़ी परेशान है, महंगाई उरूज पर है, तो अगर सप्लाई बंद हो जाती है तो चीज़ें और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। देखिए मसला ये है कि एहतजाज तो हर आदमी का हक है, लेकिन एहतजाज भी लिमिट तक होना चाहिए ना। हाँ। अब पता चले कि भाई मंडी तो खैर कोई बंद कर ही नहीं सकता क्योंकि इंटरनेशनल मंडी है और इसमें सब लोगों का यहाँ पर जो है शेयर है। अब तरीकाकार ये होना चाहिए कि कोई भी बात हो उसको टेबल टॉक पर हल करना चाहिए। जहाँ किसी की कोताही है, कोई काम ऐसा हो जिसकी मतलब कमी पीछे है, तो उसको दूर किया जाए, उनके लिए जो है मीटिंग ही बुलाया जाए। तो एक एहतजाज तो इसका कोई हल ही नहीं है कि हड़ताल करे या मंडी को बंद करे। हज़रत नबी साहब ये बताइएगा कि जो सूरत हाल है वो जो कह रहे हैं मंडी चले, आप कह रहे हैं मंडी बनी हुई, मार्केट कमेटी है और मार्केट कमेटी एक काम करती है तो कितने पैसे जमा होते हैं? क्योंकि वहाँ सड़कों का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, क्योंकि वहाँ डकैतियाँ पड़ रही हैं, उससे भी वो परेशान है। सड़कों की हालत देखें, जब मैं खुद गया हूँ तो वहाँ सब्जी मंडी अगर आप जाएँ तो ट्रक लोड आता है तो उसको वो भी अंदर आते आते उसकी जो सूरत हाल है कि आपको भी पता होगा क्या है। तो सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं, सिक्योरिटी की इतनी ख़राब सूरत हाल क्यों है, और साथ साथ जो मार्केट कमेटी वो क्या कर रही है? देखिए कुछ गलतियां हमारा भी है, कुछ मार्केट कमेटी का भी है, सब इदारों का कोई ना कोई कोताही है। तो इनके लिए देखो बैठकर बात हल करने का तरीकाकार ये होना चाहिए कि सबको बुलाया जाए और हर आदमी की अपनी जिम्मे जो काम है वो कल किया जाए। जैसा कि रोडों में बंदिश है, जहाँ मतलब लोग अंदर दुकानों पर माल नहीं लगाता है, बाहर लगाता है, उनको नोटिस दिया जाए कि भाई आप जो है रोडों पर माल ना लगाए, अंदर लगाए, ताकि लोगों को चलने में आसानी हो। और दूसरा बात ये रहा कि मार्केट कमेटी को बोलना चाहिए कि भाई आप सफाई सुथराई में अगर आप सही तरीके से काम नहीं करना है, जिसको आप सही तरीके से काम करो।
और लॉ एंड ऑर्डर का तो पुलिस की मसला है, क्योंकि नफरी कम है और यह इलाका बहुत ज्यादा है। तो अगर नफरी बढ़ाया जाए तो इंशाल्लाह बिल्कुल कंट्रोल हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ नफरी कम है, बहुत बड़ा इलाका है, आसपास गंजान इलाका है, कच्ची आबादियां हैं, तो ये मसला तो चलता ही रहेगा जब तक नफरी नहीं बढ़ेगा। पुलिस के जो है गश्त नहीं करेंगे तो ये मसले चलता रहेंगे। हज़रत नबी साहब, अगर जो टोटल बताएं मार्केट कमेटी जो है, क्योंकि जो मुझे बताया कि 80 किलो पे 8 पैसे आप लोग को जो है आड़ती जो है यानी कि जो काश्तकार है वो देता है, जो भी सब्जी आती है या फल फ्रूट आता है, तो कितने पैसे जमा होते हैं, सिक्योरिटी पे कितने लगते हैं, सफाई पे कितने लगते हैं और सड़कों के लिए कितने रखते हैं? देखिए, ये तो रूल आप लॉ के मुताबिक ये है कि मंडी के ऊपर कम से कम 40% लगना चाहिए जितना आमदन है ना, तो आप 60% जो है उसका इंतजामिया और तनख्वाह वगैरह जो भी पेंशन वगैरह उसको देना चाहिए। तो ये मार्केट कमेटी भी अभी इतना छोटा सा नहीं है, इसमें पूरा कराची में है ना, तो यहाँ मंडी के लिए मुख्तस नहीं है। अगर मंडी के लिए होता तो चलो ये जितना रेवेन्यू मंडी का बन रहा है इस पे खर्च होता तो फिर समझ में आता, क्योंकि इनके साथ और भी मार्केट है, काफी इनके जो है और लोग हैं जो मार्केट कमेटी के मातहत काम कर रहे हैं, फिर उनका भारी मकदारों में उनका पेंशन होता है, वो भी इन फंड में से देते हैं उनको ना, तो इस वजह से जो है ये मंडी में लगा नहीं जाता है। अगर यही पैसा मंडी का पैसा मंडी में 60% के बजाय 40% में लगा ले तो ये मंडी क्या से क्या नहीं बन सकता है। मतलब मंडी भी अब एक सरकारी इदारा बन गया है कि इतने लोग हैं कि उनका अखराजात पूरा करने के लिए पूरे नहीं होते हैं और मंडी पे पैसे ही नहीं लग पाते हैं। जी जी, ये मसला है, क्योंकि उनके पहले जो है वो अप्लाई इतना ज्यादा है कि वो पहले से जमा होने से पहले खर्च हो जाता है। तो बजाय इसके कि अगर इस मंडी का पैसा मंडी में लगाया जाए तो इंशाल्लाह ये बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हज़रत नबी जो कि हमें अपडेट कर रहे थे। जी आप क्या कहेंगे सर, ये जो मुज़ाकरात ये जो एहतजाज कर रहे हैं, अगर बैठ के बात की जाए, टेबल टॉक की इन्होंने बात की, तो उससे कोई हल निकल सकता है? भाई बिल्कुल, इन्होंने भी साफ कहा है कि एहतजाज करना उनका तो हक है, लेकिन अगर बंद करने की बात कर रहे हैं तो बंद करने पे तो कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि एट दी एंड हम हैं आवाम के नुमाइंदे। हम उनकी स्टोरीज, उनकी जो दुख दर्द वो आगे बढ़ा रहे होते हैं हुक्काम तक। अब यहाँ पे आला हुक्काम जो हैं, जो मुतलका वजारतें हैं, मुतलका इदारे हैं, वो फौरी तौर पे एक्शन लें, क्योंकि अगर इनको कोई तकलीफ है उसको फौरी तौर पे बैठ के जाके, अब ये नहीं हो कि आप बैठे में वो वहाँ एहतजाज के अचानक से सप्लाई बंद कर दें। अब जो टमाटर जो 50 रुपए का था वो 100 रुपए का, वो 200 रुपए का बिके, आवाम की जेब को मतलब हर कोई लूटने के लिए खड़ा हुआ है। अब अगर वो बंद होती है तो आपकी सब कुछ, आप यकीन करें कि धनिए की गड्डी 5 रुपए की थी, अब अभी आप सब्जी मंडी जाएं, आप जाएं, अब चीज़ें कभी हम लोग चलेंगे सब्जी मंडी, आप हैरान होंगी, आप सब्जी लीजिएगा तो वहाँ पे जो धनिए की गड्डी 5 रुपए की मिलती है, आप यहाँ जो आपके घर के पास जो सब्जी वाला है 20 रुपए की देता है। तो आप परसेंटेज देखें, 5 रुपए की चीज़ 20 रुपए की, टमाटर वहाँ 50 रुपए, ये मैं कल का बता रहा हूँ। अच्छा, 50 रुपए टमाटर, और बाजार में मतलब अगर आप गुलशन जाएँ, फडल बेरिया जाएँ, नॉर्थ जाएँ, 100 रुपए 110 रुपए, मतलब हद है। फिर एरियाज के हिसाब से मतलब हद है लूटने की, या वहाँ पे कितना बोझ डालेंगे। अब ये अगर किसी एक के ऊपर फोकस करना, देखें जो मुतलका इदारे हैं, पहले सबसे सूबाई हुकूमत है, सूबाई हुकूमत के अंदर ही जैसे मार्केट कमेटी है, फिर कमिश्नर्स हैं, फिर डीसीज हैं, 7 ज़िला हैं, वहाँ डीसी बैठे हुए हैं। अगर आपने देखा होगा कोई चीज़ बंद कराने, पुलिस सब कुछ नज़र आ जाती है, प्राइस कंट्रोल के लिए कोई नज़र नहीं आता है, पैसे सब लेते हैं, तनख्वाहें सब लेते हैं, सारे दफातर में सारे पोजीशन लेके बैठे हुए। आवाम का जो मसला है वो क्या है कि आपने सरकारी एक कीमत दी, एग्जाम्पल देते हैं, टमाटर की कीमत आई 60 रुपए, आप बेचो 60 रुपए में, तो 60 रुपए का किसको बिकवाना है? आवाम नहीं इम्प्लीमेंट कराएगी, जो मुतलका इदारे हैं अगर नहीं कर सकते हैं घर जाएं। कमिश्नर कराची हो गया, ये सब जो रेट लिस्ट आती है उस कीमत पे नहीं बिकती चीज़ें, तो उनकी जिम्मेदारी है कि उसी कीमत पे जो है चीज़ें मार्केट में बिकें। अच्छा सर, चलेंगे अपनी अगली स्टोरी की जानिब। शारजा से कराची आने वाले जो PIA का जहाज़ था वो बाल बाल बच गया। आपको बताएं कि उसकी जो परवाज़ है उसके विंग से कई सारे जो वो टकराए, लेकिन उसको नुकसान, उसकी जो विंग है उसको तो नुकसान पहुंचा, लेकिन परवाज़ जो तैयारा था वो बिल्कुल सेफली लैंड किया गया। और इस हवाले से बात करेंगे अशरफ खान साहब से कि सर ये जो एयरपोर्ट है, जो सिविल एसोसिएशन की अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जब हम देखते हैं तो वहाँ पर कई इमारात की तामीरात हुई हुई हैं और कूड़ा का करकट वहाँ पर पड़ा होता है, जिसके बाद परिंदे वहाँ पर आते हैं चीज़ें उठाने के लिए,
और फिर जब वो टेक ऑफ या कोई लैंड कर रही होती है फ़्लाइट, तो बाज़ औक़ात यह हादसा होते होते बच जाता है। तो क्या इंतज़ामिया की क्या ज़िम्मेदारी बनती है, खुदा न ख़ास्ता कोई हादसा पेश आ जाए उसके बाद उनको होश आएगा? बल्कि लास्ट ईयर एक कराची में आपने देखा कितना भयानक हादसा पेश आया, और वो भी अगर आसपास इमारतें ना होती तो शायद कुछ सहूलत हो जाती। जी, मतलब सवाल यही है, वही मुतलका इदारे। अगर मैं बताऊं, जैसे कि आप ये कराची की बात कर रहे हैं, तो मैं ये साल मतलब ये जनवरी 2021 से सितंबर तक की रिपोर्ट है, यानी कि अब तक जो आई है, आप यकीन नहीं करेंगी, पूरे मुल्क भर में जो है, सिर्फ PIA की बता रहा हूँ, हाँ। कि 60 परवाज़ों से परिंदे टकराए। अच्छा, 60 परवाज़ों से, ठीक है, जिसमें डैमेज हुए हैं 3 परवाज़ें और 57 परवाज़ें जो हैं हल्की सी मुतासिर, क्योंकि जब परिंदा आके जहाँ से टकराता है तो ये रिपोर्ट है हमारे पास। और इसमें अगर आप देखें तो इस वक्त जो है, यानी कि आप ले लें कि 10 महीने में तो टेक ऑफ पे जो है पूरे पाकिस्तान में, जो सितंबर में जो है, यानी जो पिछले महीना था, उसमें 2 टेक ऑफ पे हुई हैं, और जनवरी से सितंबर तक 5, यानी टेक ऑफ करते हुए, जबकि फुल पावर से जहाज टेक ऑफ मार रहा होता है, तो 5 तैयारे से परिंदे टकराए। फिर टेक ऑफ के बाद अगर हम लें जो क्लाइंबिंग, यानी कि जब आप ऊपर टॉप पे आके, यानी एयरपोर्ट के टॉप पे जब आते हैं, तो क्लाइंबिंग करते हुए 4 तैयारों से परिंदे टकराए। फिर डिसेंट, यानी कि जब आप नीचे आ रहे होते हैं, अप्रोचिंग साइड, लैंडिंग साइड, उस वक्त भी, यानी कि जब वो हाइट पे होता है। अब वजह क्या है कि अगर आप देखें मुख्तलिफ जगहों पे जो कचरे बना दिए, वज़ीर आला सिंध ने एक ऐलान भी किया था कि जो सड़कों पर या जगह जगह जो कचरा कुंडी के अलावा कचरा डालेंगे उनके खिलाफ FIR कटेगी, वो कोई अमल दरामद नहीं होता। सर अब्दुल्ला हफीज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि तर्जुमान हैं PIA, उनसे भी जान लेते हैं। जी सर, हमें बताइएगा कि शारजा से कराची आने वाली जो PIA का जो एयरलाइन थी वो बाल बाल बच गई, लेकिन बर्ड स्ट्राइक हमने देखा कि उसके जो विंग है उससे बर्ड्स काफ़ी सारे परिंदे टकराए, उसके विंग को भी नुकसान पहुँचा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा पेश आ जाए, और किस बात का हम वेट कर रहे हैं, और सिविल एसोसिएशन की जानिब से तो शहरियों को जो भी इर्द गिर्द जो एरियाज़ हैं उन पे रिहायशी इमारात या फिर कूड़ा करकट फेंकने को सख्ती से मना किया गया है। क्या वजह समझते हैं बार बार हम ये बर्ड स्ट्राइक जो देखते हैं? जी अब्दुल हफीज साहब, आप लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथ? जी, मैं बिल्कुल आपके साथ लाइन पे मौजूद हूँ। जी बताइए। जी सर, सवाल मेरा ये है कि अभी हमने देखा कि शारजा से जो कराची का परवाज़ PIA का जो प्लेन आ रहा था, बर्ड स्ट्राइक का सामना उसको हुआ, उसके विंग को नुकसान पहुंचा, लेकिन परवाज़ जो है, जो प्लेन है, वो बाल बाल बच गया किसी हादसे से। क्या वजह है सर इसकी, ये जो बर्ड स्ट्राइक हम बार बार देखते हैं? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी पर आज आपने जो है वो बात की है। जी, बर्ड स्ट्राइक एक बहुत सीरियस मसला है कमर्शियल एविएशन या किसी भी किस्म की फ्लाइंग के लिए। और अभी आप ये देख रहे हैं कि जैसे आपने बोला है कि वीकेंड के ऊपर वाकयात हुए, वीकेंड पे एक्चुअली कल रात तक 3 वाकयात हुए पिछले 2 दिनों के अंदर, और तीनों वाकयात अनफॉर्चुनेटली कराची में हुए। कोयटा, पेशावर और सियालकोट की फ्लाइट के ऊपर ये वाकयात पेश हुए, जिसके अंदर 2 जो PIA के जहाज़ों के स्लैट से जो पर का अगला हिस्सा होता है, और एक नोज डोम जो कि जहाज की आप उसको कहेंगे कि जो नोज होती है, उसको बहुत सीरियस किस्म का डैमेज पहुंचा। अब जहाँ तक इस बात का सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए उसका सबसे बड़ा मसला तो हमारे समाजी रवैये हैं। हमारे, आप ये देखते हैं कि एयरपोर्ट के अतराफ लोग खुली जगहों के ऊपर, खासतौर पर रनवे के अतराफ या जो जहाज का फनल एरिया, लैंडिंग एरिया होता है, उसके ऊपर लोग कचरा फैलाते हैं। अब बहुत सारी कचरा कुंडियाँ पड़ी हुई हैं, लोग वहाँ पे सदका खैरात के गोश्त वहाँ पे ओपन एयर पे रख देते हैं, जो कि इन परिंदों को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि जहाज़ों के लिए खतरा फैलाता है। दूसरा ये आप देखते हैं कि आबादियों का बहुत बेहंगम किस्म का फैलाव हुआ है उन जगहों के ऊपर जो कि पहले बहुत कंट्रोल्ड एरियाज होते थे, और आबादियों के ऊपर भी हमारे जिस तरीके से हमारी जिंदगी है उसके ऊपर परिंदे और स्कैवेंजर बर्ड्स बहुत ज्यादा आते हैं। और तीसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह, और खासतौर पर कराची की तरफ आपने ये देखा होगा कि लोग एयरपोर्ट के तरफ, बाकी पूरी दुनिया के अंदर परिंदों को खाना खिलाने पे शदीद ममानियत होती है, लेकिन यहाँ पे आप अगर एयरपोर्ट से राय फैसल के ऊपर चढ़ें या मरीर की साइड के ऊपर जाएं या पीछे जो मौसमियात वाली जगह उसके ऊपर जाएं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि लोगों ने प्रॉपर एवरीज बनाई है, परिंदों को दाना डालते हैं, परिंदे वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और ये वो एरिया जो कि जहाज की
लैंडिंग या टेक ऑफ की बिल्कुल अप्रोच के ऊपर ये बनता है। ठीक है, तो बहुत हाफिज खतरनाक साहब बात मुझे है। ये बताइए, कोई लॉ ऐसा नहीं है जो इस तरह का काम कर रहा है उसको पकड़े और उसके इर्द गिर्द कोई सिक्योरिटी कैमरा जिससे आप ये मॉनिटर कर सकें, अगर कोई ऐसा अमल हो रहा है, कोई कूड़ा करकट फेंक रहा है या दाना डाल रहा है या गोश्त वगैरह फेंक रहा है, तो उसको पकड़ा जाए फौरन? देखिए, पाकिस्तान में लॉज तो सारे के सारे मौजूद हैं, मसला सिर्फ जी। उनकी इन्फोर्समेंट में होता है। आप उसके अलावा बहुत सारे जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट के अतराफ के अंदर कुछ इलाके एयरपोर्ट की सिविल एविएशन की मिल्कियत हैं, कुछ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मिल्कियत हैं, कुछ कंटोनमेंट्स की मिल्कियत होते हैं। तो वहाँ पे किसने इन्फोर्समेंट करनी है, उसका एक कलेक्टिव सिनर्जेटिक एफर्ट हो, उसकी बड़ा शदीद फुकदान है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें अपने एयरपोर्टों पे वो आलात भी नस्ब करने होंगे जो कि परिंदों को भगाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, पूरी दुनिया के एयरपोर्ट्स पे ऐसे मॉडर्न इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं जो कि रिपेलेंट्स होते हैं, उनमें फ्लैश साउंड्स होती हैं, उसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, उसके अलावा शूटिंग का मैकेनिज्म होता है, गाड़ियां होती हैं इस तरह की जो कि परिंदों को पीछे करवाती हैं। तो वो आलात के ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब्दुल्ला खान साहब, अशरफ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे देखें जनवरी से लेकर अब तक, जैसे अभी मिलाएं ये 2 दिन में 3 और 63 वाकयात PIA के साथ हो चुके हैं पूरे मुल्क भर में। कंसर्न है सिर्फ कराची, पूरे तमाम एयरपोर्ट्स पे, क्योंकि जो ये कचरा है और ख़ासतौर से कराची एयरपोर्ट के तरफ, रनवे के तरफ, जैसे हमने रिपोर्ट भी की है, तो बहुत ज़्यादा जो है सूरत-ए-हाल ख़तरनाक हुई हुई है। तो कंसर्न डिपार्टमेंट को PIA ने भी लिखा है, सिविल एविएशन ने भी लिखा है, तो आप क्या कहेंगे कहाँ पे जाके इसको एक्शन लेना? क्योंकि वज़ीर आला सिंध भी उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका क्या होगा मुतालबा? देखिए अशरफ साहब, आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है, आप माशाल्लाह बहुत करीब से देखते हैं एविएशन के ऊपर। मसला सिर्फ इन्फोर्समेंट के ऊपर आता है। जब भी कोई वाकया, जिससे आपको याद होगा शायद आप ही ने 1 साल पहले कराची के एयरपोर्ट के अंदर हबीब यूनिवर्सिटी के पास एक भैंस मर गई थी जो कि काफी अरसे तक रिमूव नहीं हो सकी और उसके ऊपर परिंदे और बाकी तमाम चीजें आके उसको वो खाते रहे, उसको गलते सड़ता सबने छोड़ा हुआ था। हमें इन्फोर्समेंट की जरूरत है, कवानीन की। हमें आबादियों को और खासतौर पे हाउसिंग सोसाइटीज फनल एरियाज के अंदर ना बने, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और ऑन टॉप ऑफ दैट हमें उन आलात की जरूरत है जो कि पूरी दुनिया में है पर हमारे यहाँ उनका फुकदान है। एंड इम्पॉर्टेंटली जो बात हम बहुत बार कहते हैं कि चले कराची में आबादी बन गई, लाहौर में आबादी बन गई, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अंदर पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे हाईएस्ट वाकया हुआ है इस साल के ऊपर। वो तो नया एयरपोर्ट है, उसके अंदर तो आबादियां उस तरीके से नहीं फैली हुई, लेकिन अगर वहां पे अभी कंट्रोल आपने ना किया तो उनकी सूरत हाल भी कराची या लाहौर से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी। सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हफीज़ साहब जो कि तर्जुमान थे PIA के, हमसे बातचीत कर रहे थे। अच्छा सर, ये तो अभी बर्ड स्ट्राइक का हमने मामला देखा, इससे पहले हमने देखा था कराची एयरपोर्ट पे आवारा कुत्तों ने जो रनवे है वहाँ पर वो आवारा कुत्ते कैसे अंदर आ गए, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है सिविल एविएशन के ऊपर कि आपकी वो तो पूरी 4 दीवारी वो पैक्ड होती है। जैसे कि आप देखा होगा, जैसे आप पहलवान गोड की यानी जो अब हबीब यूनिवर्सिटी आती है गुलिस्तान जोड़ से बैक साइड से जाएं, वो रनवे वहाँ से लगता है। उसके साथ आप जाएं फिर मदीर की तरफ से जाते हैं तो वहाँ पे रनवे लगता है। तो वहाँ पे पूरा जो है वो मतलब कि वायर का वो पूरी दीवार नुमा वो लगाई हुई है, वहाँ पे ग्रिल नुमा बनाई हुई है। अब वो कुत्ते आए कहाँ से? क्योंकि वहाँ पे हर वक्त जो है प्रोटोकॉल घूम रहा होता है कि उनका काम है कि बर्ड्स को देखने के लिए जो शूटर होते हैं और साथ में उनके अगर अब से रनवे पे आके जो एक मुसाफिर था जिसने बाकायदा वीडियो वायरल हुई और वो 2 कुत्ते वो एयरपोर्ट पे थे। और मतलब वो ये तो काफी बड़ा हादसा, आप लैंडिंग में मतलब अगर लैंडिंग करते हुए या टेक ऑफ करते हुए आ जाता और उससे मतलब वो हिट करेगा तो क्योंकि जानवर उसमें हड्डियां भी हैं और जो जहाज होता है उसके जो विंग वो आपको जब वो इंजन फुल स्पीड से जब थ्रोटल से जा रहा होता है तो आप सोचें कि उसकी स्पीड क्या होती है, उससे खुदा ना खासा कोई चीज़ टकराए तो वो कितना ख़तरनाक बन सकता है। अब ये कंसर्न है सिविल एविएशन अथॉरिटी, ख़त लिख लें काम हो जाता है। मतलब अब जैसे अब्दुल्ला ने भी अभी जो तर्जुमान PIA हैं उन्होंने भी क्या कहा है कि तमाम मुतल्लिका इदारे काम करें। अब तमाम मुतल्लिका इदारे काम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये हमारा है काम, हम बार बार सवाल उठाते रहेंगे। क्योंकि अगर आप जाएं एयरपोर्ट के तरफ कचरा पड़ा हुआ है और मुतल्लिका इदारे जो हैं मुतल्लिका इदारे ही रहते हैं, वो जाके काम नहीं करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा अशरफ साहब, मुतल्लिका इदारे हम उन्हीं पे बार बार सवाल उठाते हैं कि वो अपना काम अगर हर इदारा सही से अंजाम दे तो हम इस तरह के हादसात से बच सकते हैं। चलेंगे अपनी अगली खबर की जानिब, बात करेंगे महंगाई के हवाले से जो कि आसमान को छू रही है और महंगाई की जो शरह है वो 12.94% तक हो गई है। आटा, चीनी, घी, दाल समेत कई और चीज़ें जो हैं वो महंगी हो गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। यार ये 5वीं स्टोरी
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं जहरा रज़ा। चलते हैं अपने अगले मौजू की तरफ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे इस सेगमेंट में। आज आपको बताते चलें कि बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि जो भी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी एक तो हकूक़ के हवाले से आगाही फराम करना है और दूसरा जो उनको मसाइल दरपेश हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जो लड़कियां पैदा होती हैं, पैदा होते ही उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, चाहे वो तालीम का मसला हो, चाहे विरासत में उनका हिस्सा हो, चाहे वो उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है। इस तरह के बेपनाह मसाइल हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बच्चियों को उस तरह से नहीं दी जाती जिस तरह से जो एक आदमी है, जो एक लड़का है, उसको दी जाती हैं। तो आज इन सारे मसाइल के हवाले से बात करेंगे और आज के दिन मनाने का मकसद भी यही है कि इन तमाम जो जुल्म सितम है उसकी रोकथाम की जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, हमें ज्वाइन किया है राना आसिफ हबीब साहब ने, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, एक लॉयर भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और बच्चियां जब पैदा होती हैं तो माँ बाप के लिए रहमत बनकर आती हैं और अपनी प्यार से पूरी घर को और पूरी जो अपना ख़ानदान है वहाँ खुशियाँ और खुशबू फैलाने लगती हैं। लेकिन बड़े अफसोस के बाद कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हमारी सोसाइटी में। अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ, आपसे पूछूँ कि क्या मेजर इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो एक लड़की पैदा होते ही फेस करती है, तो क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने जो है आलमी माहिदा बराए हुकूक़ अतफ़ाल दस्तखत किया हुआ है, ना सिर्फ रेटिफाई किया हुआ है। पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि बच्चियों को भी वही हकूक़ देना जो बच्चों को मिलते हैं। लेकिन जो पैट्रियार्की की सोसाइटी होती है, जहाँ ताकत और कंट्रोल होता है, वहाँ आपने देखा है कि जो जेंडर बायसनेस की वजह से बहुत सारे फ़ैसले जो हैं उनके मुफाद के ख़िलाफ़ होते हैं। मिसाल के तौर पर स्कूल में दाखिल कराने का तयन जो हो, या अगर अभी आजकल ऑनलाइन जो एजुकेशन हो रही थी, आपने देखा है तो टैबलेट या जो भी चीज़ है वो भाई के पास रहेगी और बहन उसको उससे मांग के लेगी। और इसके साथ साथ आप देखें सबसे बड़ा उनका पैदाइशी सर्टिफिकेट का हक़ जो है, जो यूएन का आर्टिकल 7 कहता है कि हर बच्ची या बच्चे को जो है पैदाइशी सर्टिफिकेट उसका हक़ है। तो हज़ारों लाखों बच्चियां ऐसी हैं जो पैदाइशी सर्टिफिकेट यानी शनाख्त के हक़ से भी महरूम हैं। और जो तीसरा जो यूएन CRC का आर्टिकल 3 है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे के बेहतरीन मुफाद में आपने क्या फ़ैसला करना है। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ फैमिली का इंस्टीट्यूशन डिज़ोल्व होता है तो जो बच्चियाँ होती हैं वो माँ के साथ ज़्यादा सफ़र करती हैं। ददियाल वालों की कोशिश होती है कि बच्चे को रख लें लड़के को, और लड़कियाँ माँ के हवाले कर दें। तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन भी आपको नज़र आती हैं। इसी तरह आप अगर स्कूलों की तादाद देख लें तो सूबे सिंध के अंदर जो है 43,000 स्कूल्स हैं, जिनमें 38,000 प्राइमरी स्कूल हैं। और उसमें बच्चियों के अगर आप स्कूल देखेंगे तो बच्चियों के जो स्पेसिफिक स्कूल हैं वो 10,000 से भी कम होंगे। ये तमाम चीज़ें आपको हर जगह पे नज़र आती हैं कि हमारी जो बच्चियों के प्ले ग्राउंड अगर आप देख लें तो वो आपको पूरे शहर में देख लें कि ना होने के बराबर हैं, कि जहाँ उनका राइट टू प्ले जो है वो अगर आपने वो कहाँ पे किस तरह हो सकता है और किस तरह वो इंक्लूसिवनेस की तरफ जा सकती हैं बच्चियाँ। तो ये सारे मसाइल हैं जो उनकी हेल्थ के मसाइल हैं। फिर उसके साथ बिल्कुल आपने तालीम का मसला उजागर किया। उसके अलावा आसिफ साहब, राना साहब, कि एक और मसला जो बड़ा कॉमन है वो है विरासत में उनका हिस्सा। उनको उस तरह से हिस्सा नहीं मिलता और कई हम देखते हैं लड़ाई झगड़े ख़ानदान में हो जाते हैं, इवन के आप मार भी देते हैं सिर्फ इस वजह से कि विरासत में उनको इक्वल हिस्सा नहीं दिया जाता। जबकि अगर हम अपने मज़हब की बात की जाए तो हमारे मज़हब में भी एक क्लियरली डिफ़ाइंड है कि औरत को इतना हिस्सा मिलना चाहिए, मर्द को इतना हिस्सा मिलना चाहिए, और औरत के हुकूक भी बाकायदा तौर पे डिफ़ाइन किए गए हैं हमारे मज़हब में। फिर भी औरत को इतनी मुश्किलात का सामना क्यों करना पड़ता है? असल में इसमें बड़ा हमारे जो अदालती निज़ाम का बड़ा फेलियर है। और आप देखें प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश तो की है नादरा के थ्रू, अगर ये हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा कि 15 दिन के अंदर जो है वरासती सर्टिफिकेट और जो है देखभाल का जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये दोनों चीज़ें अगर नादरा 15 दिन के अंदर कर देता है तो बहुत एक अच्छा ऐसा इक़दाम होगा। और इसके लिए वफाकी मौसिब से भी कहा गया है कि अगर बहनों को या लड़कियों को जायदाद में हिस्सा ना मिले, अच्छा बेशक वो माइनर हैं, 18 साल से कम है, फिर भी उनका हिस्सा बनता है। ये ज़रा लोगों को क्लियर होना चाहिए कि अगर वो 18 साल से कम है फिर भी उनका हिस्सा बनता है। जी तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि अभी नादरा के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जब FSC बनाता है फैमिली रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, उसके अंदर मिस्टेक ना करे। बाद दफ़ा लोग पैसे खिला के तो लड़कियों के नाम उसमें से फैमिली रिलेशनशिप सर्टिफिकेट से निकलवा देते हैं। तो
तो अब नादरा के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ इस जहान में नहीं तो अगले जहान में आपने जाके जवाब देना है। बिल्कुल आपने जवाब देना है। और वो सारे लोग जो कि इस तरह के सर्टिफिकेट जाली बना देते हैं और उसमें से लड़कियों का नाम रिमूव कर देते हैं, उनको भी हिसाब देना है इस दुनिया में भी और आखिरत में। अच्छे से राना साहब, एक और मसला जो कि बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में आम है वो है अर्ली मैरिजेस का। बच्चियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। तो अगर इस हवाले से मैं पूछूं कि इसकी रोकथाम के लिए कुछ काम हो रहे हैं तो क्या कहेंगे आप? जी, कानून तो मौजूद है जो सिंध चाइल्ड मैरिज स्टेन एक्ट 2013 का, और उसके रूल्स भी बन चुके हैं। अब वो कानून मौजूद है, लेकिन वो अदालतों में जजेस को उसकी अवेयरनेस नहीं है, प्रोसिक्यूटर को उसकी अवेयरनेस नहीं है। और जैसे ही 365B की FIR होती है किसी बच्ची की, अगर घर से वो चली जाती है तो माँ बाप 365B की FIR कटाते हैं। अब वो FIR जब जज के सामने जाती है तो जज की जिम्मेदारी होनी चाहिए या तो आप ज़िमनी चालान मंगवाओ और या फिर MLO जो है वो उम्र का तयन करे। उस वक्त तक उस केस को नहीं ख़त्म करना चाहिए। आमतौर पर होता ये है कि वो आके बयान देती है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। अब वो 18 जज एज देखता ही नहीं है, एज का फैक्टर, तो उसकी वजह से फिर क्या है कि शादियाँ बढ़ती जा रही हैं। जो यूनिसेफ की 2020 की स्टडी है उसमें 21% उन्होंने बताया गया कि ये जो शादियाँ कम उम्री की जो हो रही हैं वो, और इससे नुकसान क्या होता है, बच्ची की सेहत को नुकसान होता है, उसकी एजुकेशन रुक जाती है। और फिर हमारे पास कोर्टों में हम देखते हैं डाइवोर्स और खुला के वाक़यात जो है ना बहुत तेज़ी से सामने आना शुरू हो जाते हैं। और ये जो अर्ली मैरिजेस होती हैं, फिर जो माँ बनती है लड़की, उसकी सेहत और जो होने वाला बच्चा है उसकी सेहत को बहुत नुकसान जी, इसमें सबसे बड़ा चीफ मिनिस्टर साहब अगर नोटिस लें तो ये मेडिकल लीगल सिस्टम बड़ा करप्ट है। 1 लाख रुपए दे दो तो उम्र 18 साल से कम हो जाती है, 1 लाख ऊपर नहीं दो तो 18 से ऊपर चली जाती है। इस करप्शन को रोकना चाहिए। इसी पे अर्ली मैरिज के केस का फैसला होना है। समझो इट इज़ अ डिफाइनिंग एज, इज़ अ डिफाइनिंग वेरिएबल। तो ये जब तक मेडिकल लीगल सिस्टम की करप्शन नहीं ख़त्म होगी तो ये लॉज कितने भी हम खूबसूरत बना लें उस पर अमल दरामद नहीं होगा। सही। अच्छा सर, एक और जो आज ख़वातीन के इश्यूज़ जो लड़कियां फेस करती हैं उसको ही उजागर करना हमारा मकसद है। तो जब हम देखते हैं, इवन अगर हम गांव देहात से हटकर शहरों में भी आएँ तो अभी भी ख़वातीन को उस तरह इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती जिस तरह मर्दों को कंसीडर किया जाता है। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनमें कोटा मर्द हजरात का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। सबसे बड़ी एम्पावरमेंट सतह पर नहीं, ये तो सरकारी सतह पर है। सबसे बड़ी एम्पावरमेंट है घर में। अब बच्चियाँ कितनी खुद मुख्तार हैं। क्या बच्चियों से पूछ के उनके स्कूल का फैसला किया जाता है कि आपने कोई स्कूल में जाना है या किस तरह का यूनिफॉर्म आपको पसंद है? कभी स्कूल वालों ने फीडबैक ली कि किस तरह का कलर आपको चाहिए होता है? अब ये एज अ टोकन पार्टिसिपेशन के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, वज़ीर आज़म 2 बच्चे उनको गुलदस्ते दे रहे हैं। ये तो हम 70 साल से देख रहे हैं ना। असल पार्टिसिपेशन है कि आप अपनी असम्बली में क्या बच्चियों को बिठाते हैं, सूबाई असम्बली में या आप कौमी असम्बली में उनसे राय कोई ली जाती है या सेनेट के अंदर कोई राय ली जाती है? अगर ये राय नहीं ली जाती तो फिर फजूल में गुलदस्ते पकड़ा के उनको एक सिंबल बना के उनको एक पब्लिसिटी स्टंट बना के पेश करना, वो तो आप देखें कई मतलब सदियों से पेश किया जा रहा है। असल एम्पावरमेंट ये है कि घरों के अंदर जो फैसले हों वो, और जो हुकूमत रियासत की गवर्नेंस के अंदर फैसले हों, उसमें आपने गर्ल चाइल्ड को अपनी कितना एम्पावर किया है। और वो अभी कराची में राइट टू मोबिलिटी देख लेना आपके कि बसों में कितनी कम गुंजाइश है और ना होने के बराबर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो जब राइट टू मोबिलिटी हम किसी से छीन लेते हैं तो फिर हम सारे राइट्स उनसे छीन लेते हैं। और ये जो गवर्नमेंट सेक्टर में आपने कोटा बोला कि आप देख लें 1.5 लाख की सिंध पुलिस है, 1.5 लाख की पुलिस में कुछ 6-7 हज़ार फीमेल एहलकार हैं। तो इसका मतलब है आप करना ही नहीं चाहते उस चीज़ को चेंज ना। क्योंकि अगर हुकूमती सतह पर गवर्नमेंट जॉब्स में ही कोटा कम है तो फिर आगे आप कैसे उसकी एग्जाम्पल सेट करेंगे? ये जो CSS के थ्रू आती हैं ख़वातीन, ये तो अपने आप का लोहा मनवा के आती हैं। हाँ। ये तो मतलब मैं कहता हूँ मोजज़ात करके आती हैं। हाँ। अब हर लड़की तो मोजज़ा नहीं कर सकती ना। हाँ। तो इसलिए जो इनेबलिंग इन्वायरमेंट है बच्चियों के लिए, वो रियासत की जिम्मेदारी है कि साजगार माहौल ऐसा मुहैया करे कि ना उनके साथ सेक्शुअल अब्यूज़ का उनको डर हो स्कूल में आने का। और स्कूल में और थाने में भूत बंगले में फ़र्क होना चाहिए ना। हाँ। अब ये थाने और स्कूल इस तरह के हैं कि कोई बच्ची तो वहाँ जा ही नहीं सकती। तो आप स्कूलों की हालत देखें, उनके साथ अक्सर देखा है पॉलिटिकल लोग दिखाते रहते हैं स्कूलों के क्या हालात हैं। हाँ, किस तरह। तो ये अच्छा सर, कोई राना साहब कोई ऐसी लड़की या खातून जो कि फेस कर रही है घर में डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज़, तो वो किस तरह से, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है हमारे पास, लोग रिपोर्ट नहीं करते, दूसरा वकील के पास जाना, आप अभी का लॉयर क्या सजेस्ट करेंगे, क्या स्टेप उनको पहले लेना चाहिए? देखिए, एक तो 1091 हेल्पलाइन है जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, 1091 वुमेन डेवलपमेंट की हेल्पलाइन है। अगर चिल्ड्रन हेल्पलाइन पे करना चाहें तो 1121 है।
जो सेम चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की हेल्पलाइन है 24 घंटे अवेलेबल है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है आपको प्रोटेक्शन के हवाले से किसी हवाले से, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, इसमें किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह वुमेन डेवलपमेंट की जो 1094 है वो उसको खुद सईदा शैला रज़ा साहिबा देखती हैं उसको। अच्छा। तो ये इसी तरह वफाकी वजारत इंसानी हकूक़ की हेल्पलाइन है 1099। तो ये 3 हेल्पलाइंस हमने आपको बताई हैं। आप इस पे यहाँ पे CPLC का नंबर है 356833332222। तो इन नंबरों पे भी आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई मसला दरपेश होता है। इसी तरह प्राइवेट स्कूल का सेक्रेटेरिएट है आपके विमेन कॉलेज के पास बंस रोड पे, वहाँ पे अगर कोई आपको स्कूल वालों से शिकायत है किसी बच्ची को, तो वो वहाँ दर्ज कराई जा सकती है, उसके खिलाफ नोटिस भी होता है। मसला ये कि सारी चीज़ें मौजूद हैं मगर हुकूमत ने कभी इसकी पब्लिसिटी इस तरह नहीं की। इस तरह अवेयरनेस हमारी जो खवातीन है उनको नहीं है, वो घर में ही पिसती रहेंगी और मजबूरी के तहत पूरी ज़िंदगी अपनी जो है वो गुजार देती हैं, लेकिन वो किसी कॉर्पोरियल पनिशमेंट का जैसे लॉ है कि बच्चों को जिस्मानी और ज़हनी सजाएं नहीं दी जा सकती। आपने देखा है लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि टीचर अगर धूप में खड़ा कर देता है तो माँ बाप समझते हैं शायद अच्छी बात है, या अगर यूनिफॉर्म नहीं पहना बच्चे ने तो धुला हुआ तो बच्चे को सज़ा दे दी। तो ये मामलात हैं हमारे अंदर, और हमें पेरेंट्स को भी फैसला करते हुए जेंडर बायस नहीं होना पड़ेगा। वही फैसला अपनी बच्ची के लिए, आपने देखा जो बच्ची पैदा होती है हॉस्पिटल में रिश्तेदारों का मुंह ही अलग बन जाता है। वो जो मुंह ही बन जाता है उससे अंदाज़ा कर लेंगे सोसाइटी क्या किस चीज़ को, वैसे बहुत बोलेंगे कि अल्लाह की रहमत है, ये है वो है वर्बली तौर पे, लेकिन वो खुशी हम अभी भी देखते हैं। बहुत सारे ऐसे जाहिल लोग, पढ़े लिखे जाहिल लोग मौजूद हैं जो कि बेटी की पैदाइश से खुश नहीं होते, लेकिन जब बेटा पैदा होता है तो पूरे हॉस्पिटल में वो पूरे नर्सों को पैसे और कपड़े देना शुरू हो जाते हैं। वो एक रिवायत ही अजीब सी बन जाती है। तो ये आपकी सोसाइटी के वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करती है कि आप अपने माशरे की वैल्यूज़ क्या लेते हैं। हाँ, बाकी आप उनसे बहुत ही बेटियों के फ़ज़ाइल इतने सुने कि वो आपका कान खा लेंगे, लेकिन असल हकीकत में प्रैक्टिकली आप क्या हैं। इसी को कॉग्निटिव डिसऑनेस्ट कहते हैं ना, कि आप कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो सर अभी आप क्या समझते हैं, ख़वातीन जो वुमेन एम्पावरमेंट है उस पर काफ़ी काम हो रहा है, NGOs काम करें, हुकूमती सतह पर ऐसे क्या इक़दाम होने चाहिए जिससे इक्वल राइट्स जो है वो लड़कियों को मिले? देखिए, एक तो 45% जो बच्चियाँ हैं हमारी वो स्टंटिंग का शिकार हैं, उन्हें अदम ग़ज़ाइयत का शिकार है। हुकूमत को फ़ौरन कोई फूड सपोर्ट प्रोग्राम जो है ऐसा एहसास प्रोग्राम की तरह लाना पड़ेगा कि जिस घर में 3 या 4 बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनको कोई अच्छी खुराक का सिस्टम हो ताकि उनकी न्यूट्रिशन का मसला जो है वो हल हो। अच्छा, दूसरा ये है कि जो गर्ल्स पावर प्रोग्राम जैसे नेपाल ने शुरू किया, अपने बाउंडेड लेबर से बच्चियां को निकाला और उन्होंने पूरी वर्ल्ड को दिखाया कि इस तरह बच्चियां लीडरशिप के रोल प्ले कर सकती हैं। इस तरह का कोई गर्ल पावर प्रोग्राम पाकिस्तान हुकूमत को बनाना चाहिए, और इसमें मैं समझता हूँ कि जो सोशल वेलफेयर की मिनिस्ट्री है सूबाई और फेडरल मिनिस्ट्री जो ह्यूमन राइट्स की, दोनों बना सकते हैं। और तीसरा जो है कि UN कन्वेंशन फॉर द राइट ऑफ चाइल्ड पे पूरा अमल दरामद करने के लिए जो हमारी रिपोर्टिंग होती है इंटरनेशनल, उसको भी फुलफ़िल ज़रूर करें ताकि जो चीज़ें इंटरनेशनली हो रही हैं वो भी उससे कन्फर्मिटी हो जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आपने तभी हासिल करने जब आपने अपनी बच्चियों को एजुकेशन देनी है। तो जो आर्टिकल 25A है वो कहता है 5 से 16 साल के हर बच्चे स्कूल में हों। अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए, 2.5 करोड़ बच्चे बाहर हैं, तो उसमें भी कोई तकरीबन 60% बच्चियाँ हैं। तो ये चीज़ें करनी चाहिए। हाँ, बहुत शुक्रिया राना आसिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। लॉज मौजूद है लेकिन मसला वही इम्प्लीमेंटेशन का है, और आज वो वालिदैन जो कि बच्चियों के माँ बाप हैं वो बहुत खुशनसीब हैं क्योंकि लड़कियाँ जो हैं वो बहुत नेमत हैं अल्लाह ताला की, और इनको बिल्कुल जहमत ना समझें। हमारी जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो बहुत बाहिम्मत हैं, पुरएतमाद हैं और हर किस्म की मुश्किल का सामना वो कर सकती हैं। तो मज़ीद हम बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और हम एक और बहुत ही अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे। अक्टूबर का मंथ है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक्टूबर का जो महीना है वो ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के महीने के तौर पर मनाया जाता है। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में ये बीमारी बहुत ज़्यादा आम है। एक अंदाजे के मुताबिक हर 9 में से 1 खातून को ब्रेस्ट कैंसर होने का ख़दशा लाहक रहता है। और
और हर साल सालाना जो है 90,000 केसेस नए सामने आते हैं, जबकि 40,000 ख़वातीन जो हैं वो इस मर्ज़ के बायस मौत के मुंह में चली जाती हैं। ख़वातीन के हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्प्रेडिंग कैंसर है ये इन वुमेन, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अमवात भी ख़वातीन की इसी मर्ज़ के बायस होती हैं। पाकिस्तान में छाती के कैंसर के वाक़यात बदकिस्मती से पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर नाजिया लोधी ने, जो कि कंसल्टेंट हैं और ब्रेस्ट सर्जन हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नाजिया, कैसी हैं? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर नाजिया। अक्टूबर का महीना है और हर साल हम ये महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के तौर पर मनाते हैं, शऊर डेवलप करना उन लोगों में, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर या उसके प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर बात करें तो उस हवाले से बात नहीं होती हमारी सोसाइटी में। तो क्या कहेंगी? बेसिकली ये है कि हमारी सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस नहीं है। दूसरा ये कि औरतों में ये होता है कि छाती के कैंसर या छाती की कोई गुठली या कोई भी चीज़ छाती में अगर हो रही है तो उसको बताने से बहुत जो है वो शर्मा रही होती हैं। बहुत लेट जो है जब बीमारी बढ़ चुकी होती है तब वो अपने घर वालों को ये बताती हैं या डॉक्टर्स के पास आती हैं। तो ये एक चीज़ है जिससे हमें लोगों को बताना होगा कि नहीं, आपको अर्ली स्टेज पे अगर कोई चीज़ लग रही है तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फीमेल्स डॉक्टर्स आजकल बहुत यानी बन गई हैं, ब्रेस्ट की स्पेशलिस्ट फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को इस बात से शर्माना चाहिए कि नहीं ब्रेस्ट हम जाके हॉस्पिटल में किसी क्लिनिक में किसी डॉक्टर को बताएं तो शर्म आएगी। फीमेल्स डॉक्टर्स आजकल बहुत अवेलेबल हैं, आप जिसके पास जाएँ जो आपके एरिया में हैं या हैं। जैसे इंडस हॉस्पिटल है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहा है। एक तो वजह ये होती है कि लोग शर्मा रहे होते हैं, दूसरी वजह ये होती है कि लोगों के पैसे नहीं है, गुर्बत बहुत है पाकिस्तान में या कराची में जो हम लोग देख रहे होते हैं। तो जैसे इंडस जैसे हॉस्पिटल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें किसी एक पैसे का वो नहीं होता मेरी लोगों का, और वो आके इलाज करा रहे होते हैं। तो ये एक फैसिलिटी भी है कि अगर आपके पास हम देखते हैं कि इलाज जब आते हैं पेशेंट, ज़्यादातर जब उनके स्टेजेस आगे चले जाते हैं, जैसे 3 या 4 स्टेज है, तो इलाज करना भी काफ़ी मुश्किल है और पेशेंट भी बहुत तकलीफ़ उठाता है। तो इस महीने को मनाने का मकसद ही यही है कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाए तो चांसेस और सर्वाइवल जो कहते हैं 90% होते हैं। तो अर्ली सिम्टम्स इसके कुछ क्या सामने आते हैं? अगर मैं पूछूं कि खुदा न खास्ता ब्रेस्ट कैंसर है, वो अर्ली स्टेज पे है, तो क्या सिम्टम्स सामने आएंगे? सिम्टम्स में अर्ली में ये है कि ज़्यादातर लोग जो हमारे पास आ रहे होते हैं कि कोई गुठली महसूस हो रही है ब्रेस्ट में, कोई सूजन आ गई है, या फिर ये होता है कि एक साइड का ब्रेस्ट ज़्यादा बड़ा हो गया है, एक साइड का छोटा है, या फिर निपल जो है वो अंदर की तरफ धंस रही है। स्किन के ऊपर चेंजेस आने शुरू हो गई हैं, लाइक जैसे ऑरेंज की स्किन होती है, स्मॉल स्मॉल पिट्स होते हैं, इस तरह की स्किन हो गई है, या फिर स्किन के ऊपर कोई दाना निकल आया है, या फिर स्किन के ऊपर जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रोमिनेंट नज़र आना शुरू हो गई हैं, या निपल से ब्लड या पानी का डिस्चार्ज आना। ये सारी अलामात हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जाती हैं। ज़रूरी नहीं है ब्रेस्ट कैंसर हो, और भी बीमारियाँ ब्रेस्ट में होती हैं, मगर ये सारी अलामात ज़्यादातर होती हैं जिनके साथ लोग हमारे पास आ रही होते हैं। सही। तो खुदा न खास्ता अगर कोई भी ऐसा सिम्टम्स जो कि डॉक्टर नाजिया ने अभी बताया वो किसी भी खातून में है तो फौरी तौर पर किसी कंसल्टेंट से रब्ता करें, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन और अगर हो जाए तो इसका इलाज बेहतर तरीके से किया जा सकता है। अच्छा, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो छाती के कैंसर को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? क्योंकि बड़ी मैं पढ़ रही थी तो बड़ा मुझे हैरत हुई कि ईयरली सालाना 90,000 के करीब जो हैं वो केसेस रिपोर्ट होते हैं और 40,000 ख़वातीन इस मर्ज़ के बायस मौत के मुंह में चली जाती हैं। जी, उसमें पहले हम बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जिनको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कि जो वजह हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, जिनका हमारे पास कॉज नहीं है। पहली वजह तो यही है कि फीमेल, अगर आप फीमेल हैं तो आप में रिस्क एज कम्पेयर टू मेल्स ज़्यादा है। जैसे अभी आपने बात की 9 में से 1 फीमेल है जिसको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हैं जी। और मेल्स, ज़रूरी नहीं है कि ये मेल में नहीं होता है, मेल्स में भी होते हैं, मगर मेल्स में थाउजेंड्स में 1% बहुत कम है, मगर होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी है
अगर आपकी दादी को, नानी को, इनमें किसी में कैंसर है या आपकी अम्मा को, आपकी बहन को है, तो आप में दूसरी पॉपुलेशन से 2% या 2% रिस्क बढ़ जाता है कि आप में ब्रेस्ट कैंसर बने। सही। थर्ड ये कि कुछ जीन्स होते हैं जो कि अल्लाह की तरफ से होते हैं, अगर वो हैं तो आप में रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा है कि ब्रेस्ट कैंसर होगा आपके सही। अंदर। यानी डॉक्टर नाज़िया, अगर आपकी फैमिली में, आपकी नानी दादी या किसी को भी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर रहा है तो आपका रिस्क बाकी ख़वातीन के मुकाबले में ज़्यादा है, तो आप अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन एक तो करवाएं और मुआयना चेकअप जो डॉक्टर करता है उससे भी कराएं। अच्छा, अगर हम इसकी चेकअप की बात करें तो पहले कहा जाता था कि 35 साल के बाद या 40 साल के बाद हर औरत को जो है वो अपना मुआयना कराना चाहिए मंथली या 6 मंथ्स के बेसिस पर। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग लड़कियां हैं, उनमें भी ये ब्रेस्ट कैंसर सामने आ रहा है। इसकी क्या वजूहात? इसमें वजूहात बहुत सारी हैं, कुछ इन्वायरमेंटल भी हैं। सेकंड जी, जैसे मैंने आपसे बात की कि कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, उसमें ये कि हेल्दी लाइफ स्टाइल, आपका वेट आपके हाइट के लिहाज से एवरेज होना चाहिए, ओवर वेट नहीं होना चाहिए, फास्ट फूड ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अर्ली मैरिज होनी चाहिए। फर्स्ट चाइल्ड जो भी है आपका बिफोर द एज ऑफ 30 होना चाहिए, क्योंकि 30 ईयर्स से ज़्यादा अगर एज है उसके बाद आपका पहला बच्चा हो रहा है तो उसमें रिस्क आपका बढ़ जाता है। ठीक है, ये वाली चीज़ें जो हम लोग खुद प्रिवेंट कर सकते हैं। स्मोकिंग ना की जाए, अल्कोहल है या शराब वगैरह है जो हमारे सोसाइटी में तो फिर भी बहुत कम है, मगर वेस्टर्न उसमें ज़्यादा है, तो वो चीज़ कम होनी चाहिए। वॉक लाजमी करनी चाहिए आपको। अपना डाइट में वेजिटेबल्स हैं, हेल्दी फूड, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें ऐड होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल अगर चेंज करें, मॉडिफाई करें तो प्रिवेंट कर सकते हैं किसी हद तक। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके उसमें नहीं है, उसको नहीं कर सकते। लाइक जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर फैमिली में किसी को हुआ है, लाइक आपकी बहन को, आपकी नानी को, किसी को 30 ईयर में ही डायग्नोज हो गया था या 35 ईयर्स में डायग्नोज हो गया था, तो जिस एज में आपकी फैमिली में डायग्नोज हुआ है उससे एटलीस्ट 5 ईयर्स बिफोर आपको अपना एग्जामिनेशन स्टार्ट करना चाहिए। सही। मंथली खुद एग्जामिन करें, 6 मंथली आप किसी एक्सपर्ट को दिखाइए और अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राम जो भी एडवाइस करते हैं वो आपको कराना चाहिए। अच्छा डॉक्टर नाज़िया, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट काफ़ी तकलीफदेह है, वही कीमोथेरेपी और सारी मशीन से आपको गुजरना पड़ता है। तो अभी क्या एडवांसमेंट हुई है कुछ इसमें मेडिकेशन के थ्रू? आप इसको अगर अर्ली स्टेज है तो इसको क्योर कर सकते हैं या कीमोथेरेपी ही लास्ट ऑप्शन? नहीं, वो स्टेज पे डिपेंड करता है किस स्टेज पे पेशेंट है। अर्ली कैंसर्स अगर हैं तो उसमें ये होता है कि सर्जरी के बाद कुछ परसेंटेज, बहुत कम है जिसमें आपको कीमो की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर ज़्यादातर लोगों में ये होता है कि आपको कैंसर से सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। कुछ परसेंटेज ऐसी होती हैं जिनमें शुआएं भी लगती हैं, रेडिएशन की भी ज़रूरत होती है। तो मुख्तलिफ तरीके हैं इलाज के, वो डिपेंड करता है कि स्टेज पे और बायोप्सी की रिपोर्ट में क्या आ रहा है या ऑपरेशन के बाद जो निकाल के हमने सब कुछ भेजा है उसमें क्या चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। उसके बाद डिसाइड होता है कि किसको कीमो लगनी है, किसको रेडिएशन लगनी है या किसको कुछ भी नहीं मिलना, या किसको कुछ टैबलेट्स होती हैं जो कि 5 ईयर्स से 10 ईयर्स के लिए खानी पड़ती हैं। तो वो डिपेंड करता है। सही। अच्छा डॉक्टर नाज़िया, ये भी बताइए कि अगर किसी को एक बार डायग्नोज हो जाए और उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है या कुछ साल बाद वो वापस कहते हैं लौट कर आता है? एक मिथ है या पता नहीं? तो वो नहीं, मिथ नहीं है, कुछ लोगों में होता है। कुछ कैंसर्स ऐसे हैं, कैंसर की भी डिप्स हैं। अच्छा। तो अगर किसी स्टेज पे और किस टाइप का है तो उसमें रिकरेंस के चांसेस होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको लाइफ लॉन्ग जो आप ऑपरेशन या कीमोथेरेपी सब हो गई है तो आपको डॉक्टर से इन टच रहना है। ईयरली आपको एग्जामिनेशन कराना है, ईयरली आपको अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राम कराना है, दिखाते रहना है, ये चीज़ें करनी होती हैं। सही। और दूसरा ये कि मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, सेल्फ एग्जामिनेशन किस तरह से करें? जो बच्चियाँ हमें देख रही हैं, जो ख़वातीन देख रही हैं और वो डॉक्टर के पास जाने में या किसी को बताने में हिचकिचाती हैं, तो वो ख़ुद पहले किस तरह जाने सेल्फ एग्जामिनेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो भी आप बताइए। सेल्फ एग्जामिनेशन का तरीका ये होता है कि एक तो ये कि आपके पीरियड्स जब ख़त्म हुए उसके विदिन 7 डेज़ अगर आप कोई भी मंथली आप वो रख लें कि उसमें आपको एग्जामिन करना है विदिन 7 डेज़।
शर्ट ऑफ करके आपको देखना है अपने ब्रेस्ट को कि कहीं कोई एक साइज़ तो बड़ा नहीं हो रहा है, कहीं से कोई बल्ज तो नहीं फील हो रहा है, निपल की रिट्रैक्शन तो नहीं हो रही है, स्किन पे कोई चेंजेस तो नहीं आ रही हैं। और फिर आपको अपने हाथ से पलपेट करके देखना है। उस पर डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं सब वीडियोस मिल जाएंगी। इस तरह आपको सेल्फ एग्जामिनेशन करना है और उसमें अगर कोई भी चीज़ अनयूजुअल लगती है, जो आपको ज़रा सा भी डाउट होता है, तो उसको कंफर्म करने के लिए किसी एक्सपर्ट को, फिजिशियन या डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए कि मुझे ये चीज़ फील हुई है, इज़ इट नॉर्मल या ये कोई सस्पिशियस चीज़ है, इसके लिए फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेट करना है या सही। अच्छा, ये तो सेल्फ एग्जामिनेशन का आपने बताया। डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर बात की जाए तो वो कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम लोग इसको ट्रिपल असेसमेंट कहते हैं। उसमें फर्स्ट एक एग्जामिनेशन है जो कि जो भी आपके पास डॉक्टर है वो खुद एग्जामिन करता है, उसको सस्पिशियस लगती है तो सेकंड चीज़ आती है अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी। अल्ट्रासाउंड बिफोर द एज ऑफ 40 हम लोग रिकमेंड करते हैं। अगर 40 से अबव एज है तो हम रिकमेंड करते हैं कि मैमोग्राम कराया जाए। फिर उसमें जो चीज़ हमें सस्पिशियस लग रही होती है उसकी रिपोर्ट में भी आता है कि सस्पिशियस है, तो फिर हमें बायोप्सी की तरफ जाते हैं, जिसको बोलते हैं। अभी बायोप्सी भी दो तरीके की होती है, एक सुई डाल के करते हैं और एक जो है सुन करके उस एरिया को करते हैं, जिसको ट्रू कट कहते हैं जी। तो वो बायोप्सी होती है। बायोप्सी पे कंफर्म हो जाता है कि ये चीज़ है, तो फिर आगे स्टेज आती है। कुछ टेस्ट होते हैं कि बीमारी सिर्फ ब्रेस्ट में ही है या कहीं और फैली तो नहीं है, लाइक जिगर में, फेफड़ों में या हड्डियों में, कहीं स्प्रेड कहीं और तो नहीं गई है। अगर स्प्रेड कहीं नहीं हुई है तो फिर आता है कि हम लोग जो है सर्जरी की तरफ जाएं या पहले कीमोथेरेपी या रेडिएशन दी जाए, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाज़िया। आखिरी सवाल मैं आपसे क्या मैसेज देना चाहेंगी ख़वातीन बच्चियों को, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पर बात करते हुए रखते हैं, उन्हें शर्म महसूस होती है, जो कि बिल्कुल शर्म की कोई बात नहीं है। तो वो लोग जो हमें देख रहे हैं उनको, ख़वातीन को ख़ास तौर पे क्या मैसेज देंगी? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। कोई भी चीज़ अनयूजुअल ब्रेस्ट में आपको लगती है, आपको ज़रूर दिखाना है। अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, ओवरवेट नहीं होना है, एक्सरसाइज लाजमी करनी है। और अगर कोई भी चीज़ अनयूजुअल फील हो तो डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन ही से ब्रेस्ट भी सेव किया जा सकता है और लाइफ भी आपकी बचाई जा सकती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें। और अगर आपकी जैसे फैमिली में कुछ लड़कियां बहुत शार्प होती हैं, उन्हें पता है, और आपको लगता है आपकी मदर में, आपकी दादी में, नानी में, पुप्पो, खाला, किसी को कोई अनयूजुअल चीज़ आपको लगती है, तो उनको प्लीज़ कहें कि जाएं डॉक्टर अर्ली मुआयना कराएं। और अगर एज घर में किसी की 40 या 40 से अबव है तो उनको वैसे भी अगर कोई और सिम्टम नहीं है तब भी डॉक्टर को दिखाना है और मैमोग्राफी करानी है। मेक श्योर करना है कि कोई और चीज़ डेवलप नहीं हो रही है, क्योंकि ये इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। अबव 40 जितनी भी फीमेल्स हैं उनको कोई सिम्टम नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी हैं, तब भी रिकमेंडेशन है कि आप एक बार साल में ज़रूर जाइए, अपना मुआयना कराइए, मैमोग्राफी ज़रूर कराइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नाज़िया लोधी हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बताई, हमें आगाही फराहम की। तो बिल्कुल जो ख़वातीन 40 से अबव हैं वो तो साल में एक दफ़ा ज़रूर मेमोग्राफी कराएं अपनी, चाहे आपको कोई सिम्टम्स हो या ना हो। बाकी प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर बात करें तो लाइफस्टाइल मॉडिफाई कराएं, मॉडिफाई कीजिए, कोई भी अनहेल्दी चीज़ का इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों की बाइस बनती है, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। चलेंगे अपने अगले सेगमेंट कराची टैलेंट की तरफ। और आज क्योंकि बच्चियों का आलमी दिन भी है तो हमने सोचा कि आपको ऐसी दो खूबसूरत प्यारी सी और टैलेंटेड बच्चियों से मिलवाते हैं जो कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं और पाकिस्तान आर्मी टीम की नुमाइंदगी कर रही हैं। और जो छोटी वाली हैं, दोनों के नाम मैं आपको बता दूं, समन फवाद और हूर फवाद हमारे साथ मौजूद हैं। और हूर फवाद जो हैं वो टेबल टेनिस टूर्नामेंट होने वाला है, वर्ल्ड रैंकिंग जो कि मस्कत में होने जा रहा है, और वो उसमें पार्टिसिपेट भी कर रही हैं। तो उनसे जानते हैं, दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप दोनों? हूर फवाद आप और समन फवाद आप। तो हूर, आप मुझे बताइए कि टेबल टेनिस का शौक़ कब से पैदा हुआ?
हमने 9 साल की उम्र में टेबल टेनिस खेलना शुरू किया है। बस हम लोग खेलते थे, फिर हमने इसको जो है, ये फैमिली गेम भी है, तो बस हमने फिर इसको कैरियर चुन लिया। अच्छा, तो अभी कितने साल की हैं आप? अभी 12 साल। अच्छा, अभी भी छोटी सी लग रही हैं दोनों। ठीक है, ये जो टूर्नामेंट होने जा रहा है 14 अक्टूबर को, तो इसके हवाले से तैयारियां हो गई हैं सब? जी, बस तैयारी अभी तक कर रहे हैं। बहन साथ देती है? बहुत। ज़्यादा अच्छा कौन खेलता है? समन, आप खेलती हैं या हूर खेलती हैं? हम दोनों ही अच्छा खेलते हैं। कभी ऐसा जैसे हम दोनों का मैच होता है तो कभी ये जीतती है, कभी मैं जीतती हूँ। मेहनत दोनों कर रहे हैं और दोनों अच्छा खेलते हैं। ठीक। और आपके जो फादर हैं वो कितना आपको हेल्प करते हैं? इसमें आप वो को प्रॉपर सिखाते हैं और सारी सपोर्ट उनकी है, तो क्या कहना चाहेंगे फादर के लिए? बाबा बहुत सपोर्ट करते हैं, प्रैक्टिस में लेके जाना, लेके आना। अगर हमें कहीं बाहर जाना है, कहीं खेलने, जैसे लाहौर में या वहाँ पे, या फिर इंटरनेशनल खेलने जाना है, तो वो हर जगह हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम अकेले तो जा नहीं सकते, तो हर जगह हमारे साथ जाते हैं। बिज़नेस का भी उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोशिश करते हैं कोई ना कोई हमारे साथ चला जाए ताकि हमें वहाँ पे कंफर्टेबल हम रह सकें। सही। अच्छा हूर, आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं, तो थोड़ी नर्वसनेस तो होगी या नहीं? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंट है? जाऊंगी और जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगी। अच्छा, 9 साल की उम्र में आपने गोल्ड मेडल भी हासिल किया और एक तारीख जो है रकम की, उस हवाले से बताइए वो 9 साल में किस तरह से किया और कौन सा टूर्नामेंट था वो? 9 साल की उम्र में मैंने गोल्ड मेडल लिया सिंध गेम्स में। उसके ट्रायल्स हुए थे, उसमें मैं सेलेक्ट हुई। उसके बाद फिर हमने वो खेला और मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। ठीक है। और समन, आप बताइए कि रोज़ाना आप दोनों कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं और कोच कुछ ज़्यादा डांटते तो नहीं? नहीं, कोच ज़्यादा नहीं डांटते। हाँ, कभी कभार बाबा थोड़ा सा डांट देते हैं कि तुम लोग ऐसे नहीं खेल रहे, लेकिन बहुत सपोर्ट करते हैं और कोच भी बहुत सपोर्ट करते हैं हमें, हमारी प्रैक्टिस, हमारी फिज़िकल सब। बाकी हम दिन में 3 घंटे हम रेगुलर खेलते हैं, सुबह संडे के। संडे हमारा ऑफ होता है। बाकी 6 डेज़ अ वीक हम 3 आवर्स अपनी प्रैक्टिस को पूरा टाइम देते हैं। इसके अंदर मैचेस हो गए या प्रैक्टिस हो गई, फिज़िकल, ये सारी चीज़ें मिला के हम 3 आवर्स टोटल दिन में देते हैं इस गेम को। सही। अच्छा हूर तो पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप क्यों नहीं चाह रही? मुझे स्टडीज़ की वजह से थोड़ा सा, क्योंकि मेरा 9th का साल है, तो अच्छा। और मेरी ऑलरेडी 2 मंथ्स की छुट्टी हो चुकी है स्कूल से, नेशनल्स और आर्मी की ट्रायल्स की वजह से। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी स्टडीज़ को थोड़ा टाइम दूंगी, क्योंकि बोर्ड के पेपर्स भी आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली। तो जब आप खेलती हैं, आपने कहा 3 घंटे, तो स्टडीज़ थोड़ी डिस्टर्ब होती हैं या नहीं? और स्कूल वाले कितना आपको इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं? स्कूल वाले भी सपोर्ट करते हैं। जैसे ऐसा होता है कि अभी 2 महीने की हमारी छुट्टी हुई है, तो जब हम स्कूल गए तो मैंने मैम से बोला कि मैं नहीं कर सकती इतना सारा काम एक साथ। उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना टाइम कंप्लीट करें। साथ में हमारे मंथली टेस्ट भी हो रहे थे। मैम ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तैयारी करें और जब तैयारी हो जाए तब मंथली टेस्ट दे देगा। फिर 3 घंटे हम खेलते हैं। मतलब थोड़ा सा टाइम होता है कि हम स्टडीज़ में थोड़ा फ़र्क आ जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि स्टडीज़ भी साथ लेके और बैलेंस के साथ। बैलेंस बहुत अच्छी बात है। अभी से आप इतनी माशाल्लाह टैलेंटेड हैं समन। अच्छा हूर, आप बताइए कि आपने जो सिंध गेम्स में मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता, तो जो आपके क्लास में बच्चे हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई चैम्पियन बैठी हुई है हमारे बराबर में? नहीं, मैं किसी को इतना ज़्यादा बताती नहीं हूँ कि मैं ये जीती हूँ, वो जीती हूँ। बस क्यों नहीं बताती? ये तो अच्छी बात है ना। शर्म आती है इसमें। अच्छा, लेकिन पता तो सबको होगा ना कि आप गोल्ड मेडल जीती हैं, तो खुश होते हैं फ्रेंड्स? क्या कहते हैं? खुश होते हैं, कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस और बाकी सपोर्ट देते हैं मुझे। हाँ। और अभी जो टूर्नामेंट खेलने आप जा रही हैं, उसके लिए कितना एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ कि पहली बार वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट खेलने जा रही हूँ और कॉन्फिडेंट के साथ जा रही हूँ कि जो है इंशाल्लाह वहाँ पे जीत के आऊँगी। ठीक है। अच्छा समन, आप बताइए कि अभी चूँकि कोरोना भी था, तो ऑनलाइन क्लासेस थी, तो वो हेल्पफुल हुई आपके लिए कि आपने स्टडीज़ को भी टाइम दिया और जो है खेल को भी? लाइक स्टडीज़ मैनेज करने के लिए थोड़ा सा सही था, लेकिन
वैसे ऑनलाइन क्लासेस में मुझे चैप्टर्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं समझ आती थी, क्योंकि कभी ऐसा होता था घर में लाइट नहीं है या इंटरनेट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या मिस के इंटरनेट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो अटक अटक के आवाज़ कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसके अंदर बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था, मतलब कुछ समझ नहीं आया, मुझे ऐसा लगा मैंने पूरे सेमेस्टर कुछ पढ़ा ही नहीं गया, तो वो थोड़ा सा हो रहा था प्रॉब्लम। लेकिन टाइम मैनेजिंग बहुत आसान हो गई थी उससे, कि हम सुबह उठ के ऑनलाइन क्लासेस लेते थे और घर पे ही होते थे, तो इट वाज इजी कि हम लोग फिर जल्दी से जाके नैप ले लेते थे और फिर हमें खेलने जाना होता था, या फिज़िकल भी हमारी हो रही थी सुबह, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का थोड़ा लेट टाइम होता था, तो इस वजह से थोड़ा टाइम मैनेजिंग आसान हो गई थी। चलिए, कोविड ने कई नुकसानात किए तो कहीं फ़ायदा भी दिया, स्पेशली आप लोगों के केस में। अच्छा समन, ये बताइए कि फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स है? टेबल टेनिस ही प्लेयर बनेंगी या फिर कुछ और भी साथ सोचा हुआ है? टेबल टेनिस कंटिन्यू रखूँगी, बट मेरा जो एक्चुअली मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा। और मैं कोशिश करती हूँ कि पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ, लेकिन टेबल टेनिस में साथ लेके चलती रहूँगी। टेबल टेनिस में आगे मेडल्स वगैरह या टूर्नामेंट्स खेलती रहूँगी। ठीक है समन, बहुत शुक्रिया। हमारी भी दुआएं आप दोनों के साथ हैं, हूर आपके साथ, कि आप जो वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट खेलने जा रही हैं और वो आप इंशाल्लाह जीतें। और समन, आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगी? आज बच्चियों का आलमी दिन भी है, तो वो बच्चियां जो आपको देख रही हैं और मोटिवेशन है आप उनके लिए, बहुत सारी बच्चियों के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी को किसी स्पोर्ट्स में जाना है तो उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करे और वो जाएं, ज़रूर खेलें, और उसके अंदर क्योंकि मेहनत करेंगी तो ऑब्वियसली मेहनत का फल तो फिर मिलता ही है, तो बिल्कुल अब मेहनत करें, खेलें वो गेम, और इंशाल्लाह फिर जीत आपकी होगी। मेहनत करें। बहुत अच्छा मैसेज दिया समन फवाद और हूर फवाद हमारे साथ, बहुत प्यारी सी टैलेंटेड सी बच्चियां मौजूद थी, और हमारी विश है कि जो ये टूर्नामेंट खेलने जा रही हैं वो जीतें और मज़ीद आगे भी तरक्की इसी तरह करती रहें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट ज़हरा रज़ा को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।